हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज के डिफेंस सेगमेंट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। एक तो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को लेकर है, और जो आज की सेकंड अपडेट आ रही है वो भारत की DRDO को लेकर आ रही है। वीडियो में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की गई हैं, इसलिए टाइम निकालकर वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। जैसा कि हम सबको पता है कि आज की डेट में जो बांग्लादेश आज़ादी से एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के तौर के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भारत का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही बांग्लादेश ने चाइना के साथ अपने डिफेंस टाइज सबसे ज्यादा मजबूत करने स्टार्ट कर दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सेना में 75% डिफेंस वेपन्स और एम्युनिशंस चाइना द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं और चाइनीज मेड हैं। सबमरीन से लेकर नेवल वॉरशिप्स, रडार से लेकर मिसाइल्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, सभी के सब बांग्लादेश आज की डेट में चाइना से परचेज करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि चाइना के टोटल जितने भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 47% पाकिस्तान जाते हैं, जबकि सेकंड नंबर के ऊपर 16% बांग्लादेश जाते हैं। यानी बांग्लादेश चाइनीज वेपन्स का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर है एंड ये चीज भारत के लिए काफी चिंताजनक है। अब इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी गलती है, और ये चीज कैसे DRDO का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है जिसके कारण बांग्लादेश हथियारों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, वो हम आगे चलकर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस समय बांग्लादेश से खबर आ रही है कि बांग्लादेश की आर्मी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी जिसमें बैटल टैंक्स भी हिस्सा ले रहे थे। अब ये T-59G बैटल टैंक्स बांग्लादेश ने चाइना से परचेज किए हैं, और रिसेंटली कुछ टैंक्स को अपग्रेड करने के साथ कुछ नए बांग्लादेश ने चाइना से परचेज किए थे। अब हुआ क्या कि चाइना ने मार्च से अप्रैल महीने के बीच में बांग्लादेश को 30 की संख्या में T-59G टैंक्स की डिलीवरी की थी, जो कि चाइना की सबसे अपग्रेडेड टैंक्स है। अब जैसा कि हम करते हैं कि जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो घर ले जाकर उसको सबसे पहले ट्राई करते हैं और उसकी अच्छे से जांच परख करते हैं। बांग्लादेश की 7th रेजिमेंट ने भी यही किया। जैसे उनको ये नए वाले चाइनीज टैंक्स डिलीवर हुए, उन्होंने इन बैटल टैंक्स की टारगेट प्रैक्टिस प्लान कर दी और टैंक्स को फायरिंग रेंज पे ले जाकर वहां पर फायरिंग टेस्ट स्टार्ट कर दिए। अभी एक तरह से क्वालिटी टेस्ट था जिसमें चेक किया जाता है कि सामने वाले देश ने जो वेपन या हथियार डिलीवर किया है क्या वो उन सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को पूरा करता है जो डील साइन करते वक्त मेंशन की गई थी। एंड जब 4 मई को चाइना द्वारा डिलीवर्ड इन सारे टैंक्स की प्रैक्टिस बांग्लादेश के अंदर वहां पर एक फायरिंग रेंज में स्टार्ट हुई तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। चाइनीज टैंक का टारगेट को हिट करना तो दूर की बात है, अम्युनिशन कुछ ही मीटर्स की दूरी के ऊपर जाकर गिर के ब्लास्ट हो गया। इस एक्सीडेंट में बांग्लादेश की सेना के कमांडर और गनर को हैवी बर्न इंजरीज आई, जबकि एक लोडर की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद बांग्लादेश ने पहले तो सभी बैटल टैंक्स की टेस्टिंग पूरी तरह से रुकवा दी और फिर चाइना की टीम को बुलाकर उनको बोला कि ये इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि जांच करके बताएंगी उन्होंने ये सब स्टैंडर्ड लेवल के बैटल टैंक्स उनको कैसे डिलीवर कर दिए। अब जब चाइना की टीम बांग्लादेश पहुंची तो उन्होंने टेस्टिंग ग्राउंड के ऊपर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की और सारे का सारा ब्लेम बांग्लादेश और दूसरा तो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। चाइना ने कहा कि बांग्लादेश ने फायरिंग प्रैक्टिस के टाइम के ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया था एंड साथ में जो बांग्लादेश ने टैंक्स के अंदर एम्युनिशंस यूज किए थे वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से परचेज किए थे जो कि सब स्टैंडर्ड थे, यानी कि खराब थे, और उसी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। वहीं पर पाकिस्तान का कहना है कि जो उन्होंने बांग्लादेश को एम्युनिशन सप्लाई किया था वो एकदम सही था और उनके एम्युनिशंस में कोई भी खराबी नहीं है। वहीं पर बांग्लादेश कह रहा है कि वो पहली बार तो इन टैंक्स की फायरिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके पास पिछले 40-50 साल से उनकी सेना के अंदर टैंक्स हैं और जब वो इन टैंक्स की टेस्टिंग कर रहे थे उन्होंने सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था। अब ये तीनों देशों के बीच में एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई है। नुकसान तो खैर यहाँ पर अकेले बांग्लादेश का हुआ है। बांग्लादेश इस एक्सीडेंट से काफी गुस्सा है कि चाइना को इतने $1 मिलियन पे करने के बाद भी उनको इस तरह के घटिया टैंक्स मिल रहे हैं एंड जो सोल्जर्स को इंजरी हुई और एक जवान मारा गया वो अलग से। वैसे ये चीज देखकर एक बात तो चाइनीज वेपन्स के बारे में बोलनी पड़ेगी, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की सेना में जो 75% चाइनीज हथियार हैं, ये चीज किस तरह से भारत का भी एक थोड़ा बहुत फेलियर है। मसला ये है कि हम बांग्लादेश को किसी दूसरे देश से वेपन्स परचेज करने से तब रोक पाएंगे जब हमारे पास उसका कोई अल्टरनेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, हम बांग्लादेश को कहते हैं कि आप चाइना से फाइटर जेट परचेज ना करें, लेकिन उसका अल्टरनेटिव में बांग्लादेश को ऑफर करने के लिए हमारे पास भी कोई फाइटर जेट होना जरूरी है। सेम चीज सबमरीन्स और बाकी वेपन्स के केस में भी है। हमें DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हथियार बनाने वाली भारत की बाकी सभी सरकारी कंपनीज के ऊपर गर्व है कि उन्होंने कुछ वेपन्स को भारत में टाइम के ऊपर डेवलप किया। लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि जिस स्पीड और एफिशिएंसी के साथ दुनिया के बाकी देश जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, स्वीडन, रशिया, टर्की, ये सारे देश तेजी से हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, उतनी तेजी से भारत के अंदर मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है। एंड ये चीज मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि DRDO के ऊपर एक स्टडी हुई है उसमें पता चला है। दरअसल पिछले साल में फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट
के विजय राघवन सर को एक टास्क दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि आपको कुछ प्रोमिनेंट लोगों की एक कमेटी बनाकर डीआरडीओ के ऊपर एक रिसर्च करनी है और ये चेक करना है कि डीआरडीओ की जो इस समय फंक्शनिंग हो रही है उसमें क्या क्या खामियां हैं, यानी कि उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं ताकि हम डीआरडीओ का आउटपुट और भी बढ़ा सकें और हमें डीआरडीओ में बेहतर रिजल्ट मिले। अब आपको लगेगा कि भारत सरकार ने केवल टाइम पास करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया और डीआरडीओ में बदलाव करने के लिए उनसे सुझाव मांग लिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 9 मेंबर्स की कमेटी बनी थी इसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुभद्रा साहा, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमायरल एस.एन. घोरमाडे, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा, मनोहर पार्कर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डीजी सुजन आर चिनॉय, आईआईटी कानपुर के मिस्टर मनिंद्रा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फाइनेंशियल एडवाइजर और इनके समेत कई सारे वेल एक्सपीरियंस्ड मेंबर थे। अब इन्होंने जब डीआरडीओ के ऊपर स्टडी की तो तब जाकर इन्हें पता चला कि डीआरडीओ में कितनी सारी खामियां हैं। के विजय राघवन कमेटी ने जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी रिपोर्ट सबमिट की तब उसमें पता चला कि डीआरडीओ के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं, जिन भी प्रोजेक्ट्स की डेट बार बार आगे बढ़ रही है, उसमें से 60% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डीआरडीओ की इंटरनल इनएफिशिएंसीज के कारण हो रहे हैं। डीआरडीओ के पास क्वालिफाइड स्टाफ और क्वालिफाइड साइंटिस्ट की कमी है। इसके साथ ही 18% प्रोजेक्ट्स इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि डीआरडीओ द्वारा जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं करते हैं, यानी जो चीज आर्म फोर्सेस मांग रही है वो उनको फाइनल इक्विपमेंट में मिलता ही नहीं है। उनमें कोई ना कोई खामियां होती है जिसके बाद आर्म फोर्सेस उनमें दोबारा से चेंजेस करने के लिए कहती है। हथियारों के डेवलपमेंट साइकिल में मिलिट्री और डीआरडीओ के बीच में कम्युनिकेशन और प्रॉपर कोलैबोरेशन ही नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि पिछले 10 सालों में डीआरडीओ ने जो अपनी फंक्शनिंग में जो भी बदलाव किए उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। डीआरडीओ कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी रिलक्टेंट है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को ऑन बोर्ड लेने के लिए रेडी नहीं है। इसके साथ ही जो मेन कोर एरियाज जैसे कि फूड और मेडिसिन, इनकी रिसर्च के ऊपर डीआरडीओ काफी टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का टाइम और डेट वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट इनिशियल बजट से कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही कमेटी ने यह भी बताया कि डीआरडीओ कुछ ऐसी फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है जो कि कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है और हम वो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं। इसके अलावा कमेटी ने डीआरडीओ के लिए सरकार से ज्यादा बजट की मांग की है और एनआईटीज के स्टूडेंट भारत से बाहर चले जाते हैं उसको लेकर कुछ रिकमेंडेशन दी है। कमेटी ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को बढ़ाने के लिए बोला है। डीआरडीओ के अंदर प्रमोशंस को फास्ट ट्रैक करने की रिकमेंडेशन दी है। डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए आईआईटीज और देश के बाकी हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हायर क्वालिफिकेशन का प्रावधान करने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार से कहा है कि देश के साइंटिस्ट का डिफेंस रिसर्च में जो योगदान और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्निशन देने के लिए यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर और बाकी अवार्ड्स की शुरुआत की जाए। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा है कि डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट का एक वर्ग ऐसा भी है जो डीआरडीओ के काम करने के तरीके में बदलाव के सख्त खिलाफ है। ऐसा नहीं कि सरकार ने अचानक से उठकर ये कमेटी बनाकर रिकमेंडेशंस मांगी हैं। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स काफी लेट हो रहे हैं और इनका बहुत ही लंबा इतिहास है। रिसेंटली 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिनमें बताया गया था कि डीआरडीओ जिन 178 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है उनमें से 119 प्रोजेक्ट यानी कि 67% प्रोजेक्ट्स आज की डेट में प्रपोज टाइम से लेट चल रहे हैं, यानी डीआरडीओ खुद की दी गई डेडलाइंस को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। डीआरडीओ की इनएफिशिएंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि 30 सालों के बाद जाकर डेवलप हुआ। भारत सरकार ने डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समित कामत सर का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया था और वो चीज इसलिए की क्योंकि भारत सरकार ने डीआरडीओ चीफ को टास्क दिया है कि के विजय राघवन कमेटी की जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उनको इसी साल 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले इंप्लीमेंट किया जाए और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट सबमिट की जाए। माना जा रहा है कि जो नई सरकार बनेगी उसमें ये डीआरडीओ के अंदर ये सारे मेजर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे और डीआरडीओ का सुधार होगा। अब डीआरडीओ में रिफॉर्म्स आज की डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डिफेंस वेपन्स एंड इक्विपमेंट के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें दूसरे देशों से हथियार ना परचेज करने पड़े और अगर कोई युद्ध वाली स्थिति होती है तो भारत आत्मनिर्भर हो और न सिर्फ हमारी सेना को हथियार टाइम के ऊपर मिले बल्कि उन हथियारों को हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके कई बिलियन डॉलर्स भी कमा सकें। इसलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास कभी भी समय के ऊपर हथियार आए नहीं कि हम उनको दूसरे देशों को भी ऑफर कर पाए। हमारे पास खुद के कोई हथियार होते तो हम बांग्लादेश या फिर दूसरे देशों को भी ऑफर कर पाते और उनको कहते कि आप चाइना से मत परचेज करें। ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को बेची लेकिन उससे पहले हमने रशिया की परमिशन ली। वैसे ही तेजस फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करने से पहले हमें अमेरिका से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट आज की डेट में हम रशिया और अमेरिका से परचेज कर रहे हैं और ये भी पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं है। इंजन हम अमेरिका से ले रहे हैं, इजेक्शन सीट्स ब्रिटेन से, तो रडार्स की बात की जाए तो वो इजराइल से। शुक्र है कि लेट में ही सही लेकिन मोदी सरकार नींद से जाग गई है एंड ये रिफॉर्म्स करने का फैसला किया गया है। मे बी डीआरडीओ का काया पलट हो जाए।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।